अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राजा नबील और मेरे साथ इस समय मौजूद हैं दो स्पोर्ट एनालिस्ट। मेरी एक तरफ हाशिर खटक जो स्पोर्ट एनालिस्ट भी हैं और स्पोर्ट की बीट भी कवर करते हैं, और मेरी दूसरी साइड मुश्तबा हसन मौजूद है। सबसे पहले हाशिर, मैं आपकी तरफ आऊँगा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ होने जा रही है और इसमें 3 ODI और 3 T20 खेले जाएंगे। 2002 से पाकिस्तान कोई भी ODI सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया में नहीं जीता। तो क्या आपको लगता नहीं है कि इस टाइम पाकिस्तान के पास एक अच्छा चांस है ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हराने का? और रिजवान जो पहली बार कैप्टन बने हैं, तो गोल्डन चांस नहीं है उनके पास? बहुत बहुत शुक्रिया नबील फॉर हैविंग मी। पाकिस्तानी टीम के बारे में मशहूर है कि पाकिस्तान ऐसी टीम है कि जो अपने दिन पर किसी भी टीम को दुनिया में किसी भी कंडीशन में हरा सकती है। तो पाकिस्तान के बारे में ये कहना कि गोल्डन चांस है, वो मेरे ख्याल में थोड़ा गलत होगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास हर टाइम ही गोल्डन चांस होता है। हम अपने हाथों से खुद ये चांस ज़ाय करते हैं। और अगर ऑस्ट्रेलिया टूर की बात करें, जैसे आपने कहा कि 2002 से पाकिस्तान कोई ओडीआई सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया में नहीं जीता है। लेकिन अगर आप देखें तो 2002 से जब भी हमने ऑस्ट्रेलिया का टूर किया है, कोई कंट्रोवर्सीज पाकिस्तानी टीम के साथ लाजमी हुई हैं। चाहे वो कैप्टनसी हो, टीम में ग्रुपिंग की बात हो, या कोई और इश्यूज हो, तो पाकिस्तानी टीम का जो ऑस्ट्रेलिया का टूर है वो कंट्रोवर्सीज से भरपूर है। जहाँ तक नई टीम की बात है, तो मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनाया गया है। और मेरे ख्याल में एक अच्छा फैसला है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, क्योंकि मोहम्मद रिजवान जो है वो बाबर आजम के बाद एक प्लेयर हैं जो कि टीम को लेकर चलते हैं। हमने उनको डोमेस्टिक में देखा है कि पाकिस्तान सुपर लीग में भी देखा कि वो एक अच्छे कप्तान के तौर पर जो है वो अपना रोल अपना प्ले कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया टूवर्स की कंडीशंस की बात करें, तो जो करंट सेटअप है पाकिस्तान का, बिलाशुबा हमारे पास टैलेंट मौजूद है हर किस्म का। हम लोग ऑस्ट्रेलिया को हरा सकते हैं। और जिस किस्म की ख़ास तौर पर मैं जिक्र करूंगा, जिस किस्म की इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जो हालिया सीरीज़ है, टेस्ट सीरीज़, उसके में लास्ट जो 2 मैचेस में जिस तरह पाकिस्तान ने बिल्कुल। कम बैक किया, तो मोरल ऑब्वियसली पाकिस्तान का इस वक्त हाई है। और पाकिस्तानी टीम जो है वो एक अच्छे मोरल के साथ ऑस्ट्रेलिया का टूर का आगाज़ करना चाहेगी। तो उम्मीद की जा सकती है। और पाकिस्तानी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात। सेम क्वेश्चन आपसे मुश्तबा। 2002 से हम कोई भी ODI सीरीज़ नहीं जीत सके। नए कैप्टन है, नई टीम है काफ़ी। अगर हम टीम की बात करें तो उसमें काफ़ी आपको नए चेहरे नज़र बिल्कुल, आएंगे। बिल्कुल। तो कैसे देख रहे हैं, उनके पास मौका है खुद को मनवाने का? जी, बहुत शुक्रिया नबील। सबसे पहले तो मैं हाशिर खटक साहब की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान टीम के पास हर वक्त चांस होता है। वो ऑन द डे किसी भी टीम को अपसेट कर सकता है, किसी भी टीम को हिरा सकता है। मैक्सवेल ने भी इसका जिक्र किया, पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, उसके लिए आप कुछ ज़्यादा आप तैयारी नहीं कर सकते। उसको कोई पता नहीं होता किस दिन वो क्या परफॉर्म करेगा और किस दिन वो कितना बुरा और कितना अच्छा खेल सकता है। इस पे पाकिस्तान टीम के जो हवाले से है ना, अनप्रिडिक्टेबल टीम है पाकिस्तान की। ये एक शुरू से पाकिस्तान टीम के साथ टैग लगा आ रहा है। तो इस दफ़ा भी कुछ ऐसे ही लग रहा है गो कि इस दफ़ा पाकिस्तान की जो टीम है वो थोड़ी सी यंगस्टर्स पर मुश्तमिल है। हम्म, पाकिस्तान के पास एक्सपीरियंस प्लेयर इतने नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की टीम देखा जाए, अगर T20 को देखा जाए, तो उनकी भी टीम काफ़ी है, वो यंग टीम काफ़ी है उसमें। यंगस्टर उसमें भी शामिल है। लेकिन उसमें मैक्सवेल, जैम्बा और माई शॉट वगैरह जो है प्लेयर, तो मेरे ख्याल से बड़ी बैलेंस टीम है ऑस्ट्रेलिया की। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम है, ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है प्रेशर जो होगा हम्म, ऑब्वियसली पाकिस्तान पर होगा। एक तो नए खिलाड़ी हैं, होम कंडीशन नहीं है उनकी, जो ऑस्ट्रेलिया को होम कंडीशन का एडवांटेज होगा। फिर उन उस पिचेस पे पहले ये खेलने प्लेयर जो है एक्सपीरियंस पहली की पहली कमी दफ़ा भी खेल होगी रहे हैं, पाकिस्तानी बिल्कुल पहली प्लेयर्स दफ़ा में। खेलेंगे, पहली दफ़ा किसी अवे टूर पे जा रहे हैं। पिछले भी एक मैंने प्रोग्राम में बताया था कि पाकिस्तानी जो सेलेक्टर्स होते हैं, मुझे नहीं समझ आती वो ऐसा क्यों करते हैं कि नए प्लेयर्स को हमेशा अवे सीरीज़ में चांसेस देते हैं, जबकि कोई होम सीरीज़ होती है तो उसमें वो उनको चांस नहीं देते, डेब्यू उसमें नहीं करवाते, बल्कि बाहर जाके मुश्किल टूर पे डायरेक्ट भेज दिया जाता है। और वो इससे जो खिलाड़ी होते हैं, नए खिलाड़ी, उन पर एक एक्स्ट्रा बर्डन भी होता है, एक एक्स्ट्रा प्रेशर होता है परफॉर्म करने का। तो इस वक्त मोमेंटम ऑब्वियसली पाकिस्तान के साथ ज़रूर है। पाकिस्तान ने इंग्लैंड को शिकस्त दी है, लेकिन इस शिकस्त ये क्योंकि होम ग्राउंड था, यहाँ पे प्रेशर कम था, यहाँ पे आपके पास टेस्ट मैच था। अभी जो है ये सब कुछ चेंज होकर T20 की जाएगा, ODI की तरफ जाएगा। पाकिस्तान ने पिछले एक साल में कोई ODI मैच नहीं खेला। वर्ल्ड कप के बाद ये पहली सीरीज़ है पाकिस्तान की, पहला मैच है। तो ऑब्वियसली एक अच्छी सीरीज़ देखने को मिल सकती है हमें, अगर पाकिस्तान के जो यंगस्टर्स हैं उनमें से कोई एक दो अच्छे परफॉर्मेंस सामने आ गई, तो मेरे ख्याल से जो ये सीरीज़ है बड़ी बैलेंस सीरीज़ होगी इंशाल्लाह। हशीर, मैनेजमेंट के हवाले से बात कर लेते हैं। एक साल 3 कोचेस तब्दील और 22 सेलेक्टर चेंज किए गए। पहले तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा टीम पे, क्योंकि हमने एक साल से कोई ODI मैच भी नहीं खेला। बाकी जो हमने अगर बात करें पावर ऑफ सिलेक्शन कमेटी, ठीक है, जो हमारे कैप्टन है और कोच है, वो एक मुशीर की हैसियत रखते हैं, क्योंकि उनसे सिर्फ बात पूछी जाएगी, बाकी प्लेइंग 11 भी सिलेक्ट चीफ सिलेक्टर सेलेक्ट करेगा।
देखिए, आपने जहाँ तक पाकिस्तानी टीम की मैनेजमेंट में चेंजेस की बात की, तो मेरे ख्याल में जितनी चेंजेस हुई हैं उसकी की वजह से परफॉर्मेंस भी आप पाकिस्तानी टीम की लास्ट 2-3 ईयर्स में देख लें कि ओडीआई टीम की जो परफॉर्मेंस है वो दिन ब दिन नीचे गई। हम लोग टेस्ट में मुसलसल हार रहे थे। हम T20 वर्ल्ड कप जो यूएसए में हुआ उसमें परफॉर्मेंस टीम की आप देख लें, तो ऑब्वियसली जब आपकी जो मैनेजमेंट है उसमें जब तसलसल नहीं होगा आपकी, और क्योंकि जब नया कोच आता है वो अपने एक नए माइंडसेट के साथ आता है, नया सेलेक्टर आता है, नया चेयरमैन पीसीबी आता है, वो एक अपनी पॉलिसीज अपनी एक माइंडसेट के साथ आता है। तो वो जब चेंजेस होंगी तो प्लेयर्स को एक माइंडसेट अपनाने में या एक जो है वो गेम प्लान बनाने में प्रॉब्लम्स होंगी। तो जब प्रॉब्लम्स होंगी फिर आपका प्लेयर्स ऑन द ग्राउंड कैसे परफॉर्म करेगा। जब आपका रमीज़ राजा की बात करें तो रमीज़ राजा ने आके प्लेयर्स को कहा कि आप एग्रेसिव माइंडसेट करें। गैरी क्रिस्टन आए, उनका एक अपना माइंडसेट है। जैसन गिलेस्पी रेड बॉल के कोच हैं, उनका एक अपना माइंडसेट है। तो मेरे ख्याल में जब तक आपकी जो है वो मैनेजमेंट में तसलसल नहीं होगा, आपकी मैनेजमेंट चेंज होती रहेगी, तो टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर जो है वो आपकी कारकर्दगी के ऊपर जो है वो ऑब्वियसली जो है वो इम्पैक्ट करेगा। जब जहाँ तक दूसरी बात है कि हम लोग पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस जो है वो किस तरह बेहतर हो सकती है, और किस तरह जो है वो पाकिस्तानी टीम जो है वो तसलसल का वो हो सकती है, और उसके बाद जो आपने ख़ास तौर पर जो सिलेक्शन कमेटी में कप्तान और जो कोच हैं उनका रोल, मेरे ख्याल में कि ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी मैं इसको ज़रूर कहूँगा कि कप्तान और कोच के साथ ये है। इसलिए तो नहीं किया गया, अक्सर माजी में कहा जाता था कि यार बड़ी दोस्ती वाली टीमें बनती हैं और कैप्टन अपनी मर्जी से टीम्स बनाता है। देखिए, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि किसी हद तक इस चीज़ को काउंटर करने के लिए भी किया गया, लेकिन मैं फिर भी इसको जो है वो अच्छा नहीं तस्वर करूँगा, क्योंकि ऑन द स्पॉट ऑन द डे जो है वो कप्तान और कोच ही जो है वो डिसाइड करते हैं कंडीशंस के हिसाब से कि वो किस प्लेयर को खिलाया जाए, किसको रेस्ट करवाया जाए, क्या बॉलिंग कम्बिनेशन होना चाहिए, क्या आपकी बैटिंग कम्बिनेशन होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में कि आप कप्तान से बिल्कुल जो है वो कप्तान और कोच के हाथ बांधेंगे तो टीम की परफॉर्मेंस या टीम का जो प्लेइंग बेस्ट जो प्लेइंग 11 है उसकी सिलेक्शन में मेरे ख्याल में आप दरार या खलल डालने की कोशिश करेंगे। और आकिब जावेद जब से आए हैं, नो डाउट पाकिस्तानी टेस्ट टीम की परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर हुई है, लेकिन जिस तरह आकिब जावेद को फ्री हैंड देने की कोशिश की जा रही है, मेरे ख्याल में कि ये थोड़ी सी जो है वो नाइंसाफ़ी है। इसमें थोड़ी सी मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ, अगर पाकिस्तान टीम जब मैच हारती है तो सबसे पहले ब्लेम जो जाता है कप्तान और कोच पे किया जाता है। तो अब ये ब्लेम जो है वो कौन कौन अपनी जिम्मेदारी लेगा इसकी? क्या ये एक मरतबा फिर जिम्मेदारी जो है वो कप्तान पे जाएगी या कोच पे जाएगी, या इस सिलेक्टर से जिम्मेदारी खुद नहीं, वैसे करेंगे आकिब शिकस्त की? आकिब जावेद ने जब ये किया तो उन्होंने तो पहले अनाउंस किया था कि इस जो भी होगा अगर इसका आप ये ट्रैक्स बनाएं, ये करें, तो अगर वो पाकिस्तान हारता है तो सारी वो जिम्मेदारी। टेस्ट मैचेस के हवाले से उन्होंने ज़रूर किया था, लेकिन जो आगे सीरीज जैसे ओडीआई सीरीज आ रही है अभी पाकिस्तान की, इसमें अगर सिलेक्शन कमेटी डिसाइड करेगी किसने खेलना है तो शिकस्त की जिम्मेदारी कौन लेगा फिर? देखिए, मुश्तबा पाकिस्तान में कहावत कही जाती है कि नाकामी यतीम होती है। तो कामयाबी के बहुत सारे जो है वो क्रेडिट लेने के लिए आ जाते हैं, बिल्कुल, लेकिन जब नाकामी नाकामी जब होगी आती तो है तो एक फिर दूसरे पे कोई ब्लेम किया सामने नहीं आता, फिर जाएगा। कहता है कि जी ये फ़लाँ है, फ़लाँ ज़िम्मेदार है, फ़लाँ ज़िम्मेदार है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान खैर में उस दिन मोहसिन काफ़ी नकवी ने अरसे अपनी से ये प्रेस चीज़। टॉक में भी कहा कि सारी जिम्मेदारी मेरे पे भी होगी, तो ये खैर इस एक बड़ी देखिए, बात है। मोहसिन नकवी के तो स्टेटमेंट्स हम सुनते रहते हैं, कभी वो सर्जरी करने लग जाते हैं, कभी वो जो है वो क्या खैर उनकी उसका बातें मुझे भी सामने आती इंतज़ार है कि रहती हैं। कब होगी टीम की हम भी सर्जरी। सर्जरी जो है वो काफ़ी अरसे से इस चीज़ इंतज़ार के कर रहे बाद हैं। एक चीज़ वाज़ेह होगी, कप्तान और कोच में थोड़ा सा प्रेशर कम ज़रूर होगा कि अगर हम हाँ, शिकस्त ये भी बात हारते वैसे भी सही। हैं तो सारा ब्लेम हम पे नहीं आएगा, बल्कि कौम को, क्योंकि हक़ाइक़ का पता है कि वो सिलेक्शन कमेटी ने टीम सेलेक्ट की है, उनके पास एक इजी वे ऑफ फॉरवर्ड होगा कि जी टीम हमें हमारी मर्जी की नहीं मिली, इस वजह से हम हार गए। तो मेरे ख्याल से अब कोच और कप्तान जो है वो थोड़ा सा इससे शिकस्त से बड़ी जमा हो सकता है। पाकिस्तान में मैंने आपको कहा ना कि पाकिस्तान में ये चीज़ बड़ी मुश्किल है, क्योंकि अगर आप शान मसूद अभी टेस्ट सीरीज जीते हैं, और लेकिन अगर आप जो नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें शान मसूद को बी कैटेगरी में रखा गया, लेकिन सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट टू कैप्टनसी रखा कैप्टनसी। गया है। मतलब ये है कि शान मसूद की जो सर पर तलवार लटकाई जा रही है कि भाई आप वो किसी भी टाइम हम कप्तानी से हटा हटा सकते हैं, सकते हैं, कप्तानी से हटे तो आप तब सेंट्रल सेंटर कॉन्ट्रैक्ट से कैटर भी से बाहर हो भी। जाएंगे। अच्छा मुश्ताक, मेरा आपसे ना कोचिज़ के हवाले से सवाल है। एक साल में 3 कोचिज़ तब्दील हुए, और अगर हम देखें तो इंटरनेशनल जो कोचिज़ हैं उनका गुजारा पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है। जितने भी बड़े बड़े कोचिज़ आए, 6 महीने किया, साल किया, और वो चले जाते हैं। तो हमारे पास इतने बड़े नाम हैं, जावेद मियाँदाद, आप अगर और भी देखें वसीम अकरम हो गए, बहुत बड़े नाम हैं, हम उनको क्यों नहीं तरजीह देते इंटरनेशनल कोचिज़ पे? बिल्कुल, अभी गैरी क्रिस्टन की अगर बात हम्म। करें, रिसेंट उनका रेजिग्नेशन आया, तो गैरी क्रिस्टन एक वाहिद पाकिस्तानी कोच हैं ओडीआई के।
जिन्होंने ओडीआई में एक मैच में भी पाकिस्तान की कोचिंग नहीं की। उन्होंने 6 माह या 5 माह तनख्वाह वसूल की है और उसके बाद जब सीरीज़ बिल्कुल सर पे पहुंची है तो उन्होंने अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया। तो ये एक क्रिकेट की तारीख में एक बड़ी अनोखी बात भी देखी जा रही है। इसके अलावा अगर आपने बात की इंटरनेशनल कोचेज़ की, तो मेरे ख्याल से इंटरनेशनल कोचेज़ पाकिस्तान जैसे मुल्क या इंडिया जैसे मुल्क में इतना कामयाब नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो गोरे हैं उनका माइंडसेट बिल्कुल हमसे डिफरेंट है। वो आज़ादी चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमें इख्तियार दीजिए। पाकिस्तान में आपने हर किसी को खींच के रखा होता है, हर किसी से आपने अपने उसको लिमिट दी होती है कि आपने इससे बाहर गए तो आपकी डोमेन ख़त्म है, यहाँ से बाहर आप नहीं जा सकते। इंटरनेशनल कोचेज जो है, जब वो अगर वो जिम्मेदारी लेते हैं तो वो मुकम्मल तौर पर लेते हैं। वो ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते किसी भी टीम की, किसी भी चाहे वो डोमेस्टिक टीम हो, इंटरनेशनल टीम हो, तो वो कभी भी ऐसे किसी भी टीम की कोचिंग नहीं करेंगे जिसके अगर आप उसको इख्तियार नहीं देंगे, क्योंकि वो मुकम्मल अथॉरिटी के साथ काम करना चाहते हैं। गैरी क्रिस्टन का भी इस वक्त यही इशू मेरे ख्याल से सामने नज़र आ रहा है। बज़ाहिर तो मीडिया पे कुछ और चीज़ें आ रही हैं, लेकिन जो अंदर की जो बात है वो यही हो सकती है मुमकिन तौर पर कि जो उनसे इख्तियार लिए गए हैं और इख्तियार सिलेक्शन कमेटी में इवन कि उनको सिलेक्शन से भी इख्तियार ले लिया गया है। तो मेरे ख्याल से गैरी क्रिस्टन से काफ़ी दिल बर्दाश्त हो कि उन्होंने इस फैसला किया होगा। और मेरे ख्याल से इस वक्त खैर अगर उनका बयान भी आया था कि मैं अपनी स्टेटमेंट भी जारी करूंगा कुछ दिन तक। बिल्कुल उसमें एट द एंड ऑफ द डे देखा वही निकलेगा कि वो इख्तियार ना होने की वजह से उन्होंने इस्तीफ़ा पेश किया होगा। लेकिन देखा जाए तो उनका फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त है। इस वक्त जो भी सेंसिबल कोच है वो यही करता कि अगर आपके पास अथॉरिटी नहीं है तो एक डमी की हैसियत से आप एक कोचिंग टीम को, मेरे नहीं ख्याल उनको लेनी चाहिए पाकिस्तान जैसी क्रिकेट टीम की। इंडिया ने रिसेंट में देखा गया तो इंडिया ने भी इंटरनेशनल कोचेस को ख़त्म कर दिया था कुछ अर्से के लिए। उन्होंने सिर्फ जो लोकल कोचेज़ हैं उन पे इंहिसार करना शुरू कर दिया। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को भी यही चाहिए कि अगर आप इंटरनेशनल जो कोचेस होते हैं उनको नहीं हैंडल कर सकते, उनको इतनी अथॉरिटी नहीं दे सकते, तो मेरे ख्याल से बेहतर है आप लोकल कोचेस को उनकी लिमिट्स बता दें कि आपने इससे बाहर नहीं जाना, आपने ये चीज़ इससे ज़्यादा नहीं करनी, आपकी ये इख्तियार है, ये नहीं है। तो पाकिस्तान की जो लोकल कोचेस हैं वो अंडरस्टैंड कर जाएंगे इस सिस्टम को। मैं मुश्तबा की बात को थोड़ा सा जो है वो आगे फॉरवर्ड लेकर जाऊंगा कि एक न्यूज़ भी आपको मैं दे देता हूँ आपके इस प्लेटफॉर्म के थ्रू के जैसन गिलेस्पी भी जो है वो नाखुश हैं। उन्होंने भी कई बार जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि हम जो एक इख्तियारात प्रेस वापस टॉक में लिए उन्होंने गए किया था। और उन्होंने भी दबे अल्फाज में, लेकिन अभी फ़िलहाल वो कंटिन्यू करें, लेकिन उनके सर के ऊपर भी तलवार लटक रही है और साउथ अफ्रीका सीरीज़ उनकी आखिरी सीरीज़ हो सकती है। ये आप खबर दे रहे हैं? जी, मैं बिल्कुल आपको खबर दे रहा हूँ कि साउथ ये एक अफ्रीका ब्रेकिंग सीरीज न्यूज़ जो है। है वो जेसन गिलेस्पी के लिए जो है बतौर रेड बॉल कोच पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के साथ जो है वो आखिरी सीरीज हो इररिलेवेंट सकती ऑफ है। द सीरीज रिजल्ट। मैटर करता है, खैर, सीरीज रिजल्ट बहुत मैटर करेगा। अगर तो पाकिस्तानी टीम परफॉर्म कर गई फिर शायद जो है वो बच जाए, लेकिन इस टाइम तक ये है कि जैसन गिलेस्पी के ऊपर भी जो है वो एक तलवार रख दी गई है कि अगर पाकिस्तान खुदा न खास्ता अगर साउथ अफ्रीका में नाकाम होता है तो उसी तलवार के साथ फिर जैसन इन शॉर्ट गिलेस्पी इस जो वक्त है ये वो चल रहा है कि आकिब जावेद के अलावा सब पे तलवार लटक रही है। एग्जैक्टली इस टाइम वो तो आकिब जावेद का के खैर बारे में यूं उनका तो कहा जा मैंने सकता है कुछ कि टाइम पहले नाम भी सुन रहा था कि हेड कोच के लिए उनका नाम लिया बिल्कुल जा रहा है। आकिब जावेद की मिसाल वही है कि सर कढ़ाई में 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। तो आकिब जावेद जो है वो इस वक्त सोने की मुर्गी बन चुके हैं, सोने का अंडा दे रहे हैं। और आकिब जावेद के बज़ाहिर लिए जो ऐसा है लग वो रहा है इस वक्त अगर क्रिकेट किसी को पाकिस्तान में आती है तो वो सिर्फ आकिब जावेद ही है, बाकी मेरे ख्याल से सब डमी है। नहीं, वो सिर्फ मोहसिन नकवी को दिख रहा है। अच्छा, आज एक बड़ी अच्छी खबर आई और पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए बड़ी अच्छी खबर है कि जो हमारे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट थे उनमें इजाफा किया गया। तो उस हवाले से आपके पास क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के बारे में वैसे तो अमूमी तौर पर कहा जाता है कि दुनिया में अब काफ़ी सारे बोर्ड्स ऐसे हैं जिनसे कम पे किया जाता है। किसी हद तक ठीक है, लेकिन अगर हम पाकिस्तान की सिचुएशन की बात करें हमारे लोकल उसके, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के क्रिकेटर्स हैं जो सबसे ज़्यादा इस वक्त अर्न कर रहे हैं। तकरीबन पिछले साल भी जो सेंट्रल जो ए कैटेगरी के कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स थे वो अराउंड 60 लाख जो है वो उनको थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट फीस की मद में दे रहा था। तो लेकिन उसको बढ़ा के अब कितना लेकिन कर अब दिया गया? चूंकि 2023 के वर्ल्ड कप में जब इंडिया टीम खेलने जा रही थी तो एक इशू बना था सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का, प्लेयर्स ने इनकार किया था, जिसके बाद ये तय हुआ था कि जो प्लेयर्स ने डिमांड की थी कि जो आईसीसी से रेवेन्यू मिलता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उसमें से भी हिस्सा दिया जाए। और वो मुआहदा हुआ था, एक परसेंटेज रखा गया था कि जो कैटेगरी वाइज जो प्लेयर होंगे उनको दिया जाएगा। तो अभी जो नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की जो वो आई है उसमें ए कैटेगरी में चूंकि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम शामिल हैं और उनकी जो बेसिक फीस है वो 45 लाख रुपया है। जी। और आईसीसी की तरफ से इस साल चूंकि पाकिस्तान को रेवेन्यू ज़्यादा मिला है थोड़ा सा, तो
इसी वजह से मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम का जो वो शेयर है वो भी बढ़ा है, और तकरीबन 20,70,000 रुपये अब जो आईसीसी रेवेन्यू है उसमें से भी रिजवान और मोहम्मद बाबर आजम को मिलेगा। तो टोटल तकरीबन 65,70,000 रुपये मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट फ़ीस की मद में वसूल करेंगे। इसी के साथ साथ बी कैटेगरी में नसीम शाह, शान मसूद और शाहीन शाह आफरीदी जो है वो शामिल हैं। उनकी जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की जो बेसिक फ़ीस है वो 30 लाख रुपए है, जबकि तकरीबन आईसीसी थे जो रेवेन्यू की सूरत में उनको मिलेगा वो तकरीबन 15,52,000 रुपये मिलेगा। तो टोटल जो है वो 45,52,000 के करीब जो है वो ये प्लेयर्स भी वसूल करेंगे। सी कैटेगरी में काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं, 8-10 नाम हैं। सी कैटेगरी वैसे तो सी कैटेगरी के जो प्लेयर्स हैं उनको तकरीबन जो है वो 10,35,000 रुपये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की फ़ीस मिलती है, लेकिन इस बार जो है वो उनकी तादाद जो है वो चूँकि मज़ीद आईसीसी की तरफ से भी मिले हैं, तो जो सी कैटेगरी के जो प्लेयर्स हैं वो भी 10,35,000 20,35,000 रुपये उनको भी मिलेगा। इसी तरह जो डी कैटेगरी है उनकी भी तकरीबन 7 लाख से बढ़ के जो है वो 12 साढ़े 12 लाख के आसपास जो है वो उनकी फ़ीसेस पहुंच गई हैं। और ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की जो फ़ीसेस हैं ये मैं आपको बता दूं कि ये मैच फ़ीसेस के अलावा है। मैच फ़ीस अगर हम लोग टेस्ट के मैच फ़ीस की बात करें तो टेस्ट की जो मैच फ़ीस है वो 12,57,000 रुपये जो प्लेयर खेलता है उसको मिलती है, जबकि वनडे की ये सब तकरीबन प्लेयर के लिए। ये सब प्लेयर जो टेस्ट मैच खेलते हैं जो स्क्वाड का हिस्सा होते हैं उनको 12 लाख जो है वो 57,000 रुपया मिलेगी एज फीस। फीस मिलती है। इसी तरह वनडे के लिए जो है वो 6,44,000 रुपये फ़ीस मिलती है, और 4,18,000 रुपये पर T20 मैच फ़ीस भी ये प्लेयर को जो प्लेइंग है 11 है या स्क्वाड के जो या प्लेयर्स होते हैं फुल उनको स्क्वाड भी, की? स्क्वाड के जो प्लेयर होते हैं उनको भी मिलते हैं जो अनाउंस 15 जो जो अनाउंस 15 होते हैं। इसी के साथ साथ जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं इनकी जो डोमेस्टिक मैचेस की जो फीस है वो भी बढ़ा दी गई है। एक अच्छा, आम डोमेस्टिक डोमेस्टिक क्रिकेट और वुमेन्स का भी कह रहे थे कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया जाएगा, तो क्या वो भी किया गया या नहीं? नहीं, अभी वुमेन क्रिकेटर्स का नहीं किया गया, डोमेस्टिक क्रिकेटर्स का भी नहीं किया गया, सिर्फ जो है वो जो नेशनल टीम के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं उनका किया गया है। और जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स की जो डोमेस्टिक मैचेस की फ़ीस है उसमें भी इजाफा किया गया, वो भी तकरीबन जो है वो अगर आप हम बात करें तो तकरीबन जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का जो प्लेयर है वो 4 रोज़ा एक 4 डे का कैथम ट्रॉफी का मैच खेलने का तकरीबन 6,28,000 रुपये उनको मिलेगा, जबकि इसी के साथ साथ वनडे मैच का 3,22,000 रुपये है, और T20 डोमेस्टिक मैच खेलने का 2,09,000 रुपये पर प्लेयर डोमेस्टिक जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर है वो वसूल करेंगे। अच्छा, एक हम बात करते हैं आजकल फिटनेस के हवाले से। फ़खर जमान के बारे में बड़ा स्टम हो रहा है और सोशल मीडिया में पीसीबी को बड़े लोगों ने आड़े हाथों लिया हुआ है कि यार फ़खर का एक ट्वीट का इशू था। मोहसिन नकवी ने अपने उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, लेकिन उन्होंने कहा जी फिटनेस का इशू है और ये मेन इशू है और हर प्लेयर को क्लियर करना पड़ेगा। अगर हम माजी में बात करें, माजी में अगर हम बात करें वर्ल्ड कप में 2022 में आपको पता है शहनशाह अफरीदी अनफिट थे लेकिन उनको खिलाया गया। रीसेंट अगर आप टेस्ट की बात करते हैं, टेस्ट में अभी नुमान खेले हैं, जाहिद खेले हैं, वो अनफिट थे, उन्होंने आपके लिए विकेट्स लिए और आपको मैच भी जितवाया। फिर अगर इमाद वसीम की बात करें, वो भी अनफिट थे, वो भी खेले। अ, अगर यही शर्त है कि जो प्लेयर फिट होगा वही खेलेगा और जो प्लेयर अनफिट होगा वो नहीं खेलेगा, तो अनफिट प्लेयर खेले और उन्होंने आपको जिताया। फ़खर जमान क्यों टीम में नहीं है? मैं अगर आपको उनका स्टैट बता दूं ओडीआई का लास्ट ईयर का, उन्होंने 19 मैचेस खेले, 864 उन्होंने स्कोर बनाया, 50 की एवरेज से उनका स्कोर था, 93 का उनका स्ट्राइक रेट है और उन्होंने 400 और 2 फिफ्टीज़ किए। तो क्या ये पीसीबी असल वजह क्या है फ़खर जमान की? देखिए, फिटनेस मसाइल की अगर हम बात की तो पाकिस्तानी टीम के बारे में मिकी आर्थर ने कहा था कि पाकिस्तान ऐसी टीम है जिनके फिटनेस के बारे में शायद जो है वो बोर्ड को खुद भी नहीं पता कि किस किस्म की पॉलिसी रखनी है। तो पाकिस्तान क्रिकेट में अगर आपने किसी को बाहर करना है तो अच्छा तरीका है कि आप उसके ऊपर फिटनेस का क्या जो है वो लगा दें। अगर आपने रिसेंटली नोमान अली और मोहम्मद जाहिद की और साजिद खान की बात की तो इनिशियली जब पहले टेस्ट से बाहर किया गया था उनको, तो यही कहा गया था कि वो अनफिट अनफिट है, हैं, जो है वो फिटनेस उनकी टेस्ट एज क्लियर ज़्यादा करने में होगी है। फिटनेस टेस्ट क्लियर करने में नाकाम रहे हैं। लेकिन फिर जब दूसरे टेस्ट के लिए उनको बुलाया गया, अचानक से उनको कॉल अप किया गया, वो आए और उन्होंने जिस तरह की फिर इंग्लैंड टीम की बैटिंग लाइनअप को तहस नहस किया वो सब ने देखा है। तो फ़खर जमान का जो इशू है वो फिटनेस का नहीं है बेसिकली।
बोर्ड के कुछ हलकों में जो है वो जो तकलीफ हुई उस ट्वीट से, वो ट्वीट जो है वो फ़खर ज़मान को उससे ले अलावा डूबा। भी खैर उनकी एक और खबर थी, उन्होंने बड़ी शिकायत की थी किसी के जी हवाले से। बिल्कुल, उन्होंने जो में भी ज़्यादा चैंपियंस तकलीफ उन्हें हुई है। चैंपियंस कप के दौरान जो है वो मीटिंग हुई थी, तो उसके दौरान उन्होंने काफ़ी सारे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। उन्होंने ख़ास तौर पर पीसीबी के कुछ अहदेदार हैं जिनके बारे में अगर मैं नाम ले लेता हूँ, उस्मान वाला है हाँ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उनके बारे में कहा था कि ये जो है वो पहले एनओसी जारी करते हैं, फिर जब प्लेयर वहाँ पहुँच जाता है वहाँ पर जाके वापस रिकॉल अप कर लेते हैं, तो ये बंद होना चाहिए। काफ़ी मज़ीद भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। तो वो जो है वो बातें शायद कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगी और हजम नहीं। हज़म नहीं हुई, और ये जो है वो फ़खर ज़मान की को टीम से बाहर निकालने और फिर इसके सेंट्रल अलावा कॉन्ट्रैक्ट से बाहर फ़खर निकालने को। ज़मान का देखा जाए तो कुछ अर्सा पहले कप्तानी की दौड़ में भी उनका नाम था आकिब रिजवान के जावेद साथ। ने कहा था कि तो अगर वाइट यकदम से बॉल के उनका आपको जो कैप्टन होना फिटनेस, चाहिए। यकदम से जो उनकी जो फिटनेस सामने आई, तो क्या वो फिटनेस उस वक्त नहीं नज़र आई थी जब वो उनको रिजवान के साथ कप्तानी की दौड़ में शामिल किया गया था? तो ये सब मामला जो है बेसिकली ट्वीट का है। एक फ़खर ज़मान है जो अपनी कंपनी जिससे उन्होंने राय भी जुदा करी है, हम्म। साया कंपनी से, तो ये उसमें भी काफ़ी दो राय आ रही है कि ये ट्वीट करवाया गया है किसी खास प्लेयर को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। लेकिन अभी फ़खर ज़मान क्योंकि एक बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी, उन्होंने बिल्कुल एक अच्छा पॉइंट उठाया था, ये जो अभी हम्म। हाशिर खट्टर साहब ने बात की थी एनओसी के हवाले से। तो मेरे ख्याल से कुछ ऐसे बयानात और कुछ ऐसे ट्वीट है जो जिसका वो अभी खमियाजा भुगत रहना, उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में। यहाँ पर मुश्तबा मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि फ़खर का जो ट्वीट जैसे ही आया, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक डायरेक्टर हैं, वो जैसे इस इंतज़ार में थे कि कभी अभी ट्वीट आने वाला है फ़खर का, बिल्कुल। तो जैसे ही उनका ट्वीट आया विद इन नो टाइम जो है वो ट्वीट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो ग्रुप है, ऑफिशियल ग्रुप है, उनमें शेयर किया गया और उसके ऊपर नोटिस लिया गया। देखा जाए तो ये प्री प्लान एक ट्वीट किया गया, करवाया गया या किया गया, और फ़खर ज़मान को इसका खमियाजा भुगतना पड़ा। तो देखें अब आगे पाकिस्तान की टीम की फिटनेस के लेकिन प्लान क्या चले, रहते सवाल हैं। तो ये पैदा होता है जिन्होंने जिनके लिए उन्होंने ट्वीट किया, तो उन्होंने अब वो फ़ायदा। प्लेयर्स कितना बोलते हैं देखिए फ़खर वो जमान के हक में। तो ये खैर बड़ी होगी, टाइम काफ़ी हो गया। लास्ट सवाल आपसे पूछूंगा, इंडिया की बात कर लेते हैं। इंडिया वाइट वॉश होने के करीब है, और 2012 से लेके 2024 तक इंडिया अपने होम ग्राउंड में कोई मैच हारा नहीं है। बिल्कुल। और मैं अगर गलत ना हूँ 17 या 18 सीरीज़ वो लगातार जीता है। बिल्कुल। तो क्या कहेंगे इंडिया के बारे में? विराट कोहली एक बार फिर नाकाम। विराट कोहली मुसलसल नाकाम हो रहा है। अगर वो पाकिस्तान में होता तो शायद अब पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट टीम से भी बाहर होता, लेकिन इस वक्त खैर ऐसा नहीं है। दुनिया का बहुत बड़ा प्लेयर है, जैसे दुनिया का भी ये प्लेयर एक है, फॉल लेकिन टाइम आता है प्लेयर पे, जैसे बाबर पे आया हुआ है। लेकिन अगर वो पाकिस्तान में होता, इस बात पे आप गौर करें कि पाकिस्तान में नहीं है वो, इसकी खुशकिस्मती है कि वो इंडिया जैसे मुल्क में खेल रहा है। तो इंडिया इस वक्त मुश्किलात का शिकार ज़रूर हुआ है। 12 साल बाद अगर सीरीज़ हारा है, तो देखा जाए तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान भी 3 साल बाद सीरीज़ जीता, तो इस दफ़ा चीज़ें जो रिवर्स हो रही है, पाकिस्तान जीता है जो कभी जीत नहीं रहा था 3 साल से, और इंडिया हारा है जो कभी हार नहीं रहा था 12 साल से। तीसरा टेस्ट मैच जारी है, न्यूजीलैंड ने पहले दिन के खिताब में 235 रन बनाए, और एक टर्निंग ट्रैक है, पिच जो है वो स्पिन को बड़ी साजगार नज़र आ रही है। 85 ओवर का आज खेल हुआ है तकरीबन, जिसमें से 66 ओवर जो है तकरीबन स्पिन वो की। स्पिनर्स ने किए हैं। तो एक स्पिन ट्रैक पे डे 1 पे अगर स्पिनर करा, तो इट मीन जब मैच आगे चलेगा, तीसरे चौथे दिन जाएगा, तो ये जो फोर्थ इनिंग बैटिंग टीम करेगी वो ज़रूर स्ट्रगल करेगी। अभी जो सिचुएशन है उसमें न्यूजीलैंड 235 रन बना चुके हैं, और इंडिया के 86 रन पे 4 खिलाड़ी आउट है, और मेन जो उनके प्लेयर्स हैं तकरीबन रोहित, वो विराट कोहली वगैरह आउट हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे बात ये, अगर इंडिया किसी तरह 235 के पूरा ना भी कर सका, 220 10-20 कर गया, आखिरी इनिंग क्योंकि न्यूजीलैंड ने बैटिंग करनी है, तो मेरे ख्याल से यहाँ सॉरी आखिरी इनिंग जो इंडिया ने खेलनी है, सॉरी वहाँ पे मेरी गलती है, जो आखिरी इनिंग है वो इंडिया ने खेलनी है, तो वहाँ पे स्ट्रगल कर जरूर वैसे भी करेगा। चौथी इनिंग्स तो बड़ी मुश्किल होते हैं। चौथी इनिंग मुश्किल है, 20-30 रन का जो मार्जिन इंडिया लीड ना ले सका, कम बनाएगा 235 रन से, अगर कम बनाए, तो जो आखिरी में ये 20-30 का मार्जिन होगा, ये बड़ा इस वक्त वैल्यू। देखिए हम लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, सॉरी मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपको, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हम लोग बात करते हैं पॉलिटिकल इन्फ्लेशन की। तो अगर हम इंडिया में देखें तो इंडिया में पॉलिटिकल इन्फ्लेशन खैर वो जो तो हर वो जगह है, है। पॉलिटिकल इंटरवेंशन जो है वो काफ़ी सारी है। अगर आप देखें तो इंडिया की टीम राहुल द्रविड़ की कोचिंग में अच्छा खासा परफॉर्म कर रही अच्छा थी। खासा था। अचानक जो लेकिन है वो रातों गौतम। रात गौतम गंभीर आते हैं, श्रीलंका से वनडे सीरीज हार जाते हैं कई सालों वाकई। के बाद। न्यूजीलैंड में अभी आप करंटली जो है देखिए वो एक फेज खेल बुरा, रहे हैं। हर टीम पे एक फेज आता है। फिर इसके पहले अगर आप देखा जाए तो एम एस धोनी मुसलसल कितने साल कप्तान रहे हैं इंडिया के,
इसके अलावा कोच जो थे हमारे ये आपने भी नाम लिया, वो भी काफ़ी अर्सा इंडियन टीम के कोच रह चुके हैं, तो कंसिस्टेंट है। कम अज़ कम पाकिस्तान की तरह हर 2 महीने 3 महीने बाद कोई तब्दीलियाँ नहीं आ रही होती, सिलेक्शन कमेटी की तब्दीली नहीं आ रही होती, प्लेयर्स तकरीबन वही आ रहे हैं जो खेलते आ रहे हैं, वही प्लेयर्स चलते आ रहे हैं। मुकम्मल तौर पे उनको कोई उन पे तलवार नहीं लटकाई जा रही। कप्तानी की रोहित शर्मा पे कोई तलवार नहीं है कि आप ये सीरीज़ हार गए तो आप फिर मुसलसल 18 इनिंग्स मैचेस भी तो जीते हुए हैं ना, 18 तो होम अगर मैचेस जीते हैं। उसमें अगर एक हार गए तो इतनी तो छूट खैर उनके लिए होनी चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें बड़े शॉर्ट नोट पे आपसे सवाल चाहूँगा, हर किसी का आजकल यही सवाल है हमारे से कि पाकिस्तान, क्या इंडिया पाकिस्तान आ रही है चैम्पियन ट्रॉफी खेलने के लिए? देखें, बहुत सारी मुस्बत बातें चल रही हैं और वसीम उम्मीद की अकरम जा तो कह रहे सकती हैं है। आ रही है। वसीम अकरम, अगर देखें, पिछले दिनों सीईओ समिट हुई पाकिस्तान हम्म, इस्लामाबाद में, और यहाँ पर जयशंकर जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी हमारे फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार के साथ चाय की मेज़ पर जो है वो गुफ्तगू हुई है। और उस गुफ्तगू का आगाज़ ही जो है वो स्टार्ट हुआ चैम्पियंस ट्रॉफ़ी, जो स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी, हम्म। ख़ास तौर पर मैं वर्ड यूज़ करूँगा, स्पोर्ट डिप्लोमेसी या क्रिकेट डिप्लोमेसी स्टार्ट करने के थ्रू, और इसके बाद जो है वो दोनों मुल्कों के माबैन ताल्लुकात को बेहतरी। तो वहाँ पर जो रिस्पांस था जयशंकर का, वो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था, लेकिन किसी हद तक जो है वो लेकिन हम पॉजिटिव अगर लिया जा रहा है। मीडिया को देखें, इंडियन मीडिया को देखें, वो तो हमेशा से यही कहता रहा कि हम नहीं जाएंगे। उनके प्लेयर्स भी, काफ़ी लेकिन प्लेयर्स ने इंडियन भी कहा। मीडिया को अगर आप देखें, वो हमेशा कंट्रोवर्शियल की स्टेटमेंट जारी करता है, नेगेटिविटी की तरफ जाता है। इसी तरह पाकिस्तान में भी अक्सर देखा जाता है कि चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। इस वक्त जो सिचुएशन नज़र आ रही है, वसीम अकरम का कहना है कि अगर इंडिया की टीम पाकिस्तान आती है तो इंडिया को बड़ा वार्म वेलकम किया जाएगा। उनके जो मेन प्लेयर हैं, जैसे हमें किया गया था, हमारे प्लेयर्स गए थे तो वहाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा पाकिस्तान वेलकम टीम किया गया था वर्ल्ड हमें। कप खेलने गया। अभी जयशंकर साहब यहाँ पाकिस्तान में आए ओआईसी कॉन्फ्रेंस के लिए, तो मेरे ख्याल से चीज़ें डेवलपमेंट अच्छी पॉजिटिव की तरफ जा रही हैं, और उम्मीद करता हूँ कि इंडिया की जो टीम है वो ज़रूर पाकिस्तान आएगी और वो खेल के अपना मैच, अभी तक ये खबर है कि वो खेल के रात को वापस इंडिया रवाना हो जाएगी और दोबारा खेलने आएगी जिस दिन मैच होगा। तो ये थोड़ा मुश्किल ज़रूर होगा मरहला, लेकिन जिस तरह भी है इंडिया टीम अगर पाकिस्तान आके खेलती है तो ये सबसे पॉजिटिव चीज़ है। वही बात है कि सियासत को खेल की नज़र नहीं होना चाहिए, और इंडिया को, जैसे हम गए थे इंडिया खेलने, और इसी तरह इंडिया को भी पाकिस्तान खेलने ज़रूर आना चाहिए। फिल वक्त के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे, एक और नई वीडियो में आपसे इंशाल्लाह मिलेंगे। फिल वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़।